हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12वीं क्लास जो हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर अध्याय 12 पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान उसको स्टार्ट कर लिया है अपने। और इस अध्याय के अंदर अपने लास्ट जो पॉइंट किया उसके अंदर वायु प्रदूषण किया। आज जो अपने स्टार्ट करेंगे वो करेंगे जल प्रदूषण से, यानी प्रदूषण के प्रकार समझ रहे थे तो उसमें आज जो है अपना जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण जो है इससे अपने स्टार्ट करना है। देखिए जल प्रदूषण क्या होता है, मेन रूप में जल प्रदूषण क्या होता है। जैसे जल जो है यानी जल जो है उस जल के भौतिक जैविक एवं रासायनिक गुण में अवांछनीय परिवर्तन जो है वो जल प्रदूषण कहलाता है। भी अपना जो जल है उस जल के अंदर अपना उस जल के जो भौतिक है, रासायनिक है या जैविक जो विशेषताएं हैं, उसकी जो जैविक विशेषताएं हैं उनके अंदर होने वाला जो अवांछित या अवांछनीय जो परिवर्तन होता है, उस अवांछित परिवर्तन से समस्त जो मानव है, जीव है, उनके ऊपर बुरा प्रभाव जो पड़ता है वो जल प्रदूषण कहलाता है। जल की जो रासायनिक या भौतिक या अपने जैविक विशेषताओं में मुख्यतः जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, इन मानवीय क्रियाओं से भी गुणवत्ता में कुछ गिरावट आती है तो वो अपने जल प्रदूषण के अंदर शामिल हो जाता है। जल प्रदूषण जो होता है, इस जल प्रदूषण से कई प्रकार की अपनी बीमारियां जो हैं वो जीवों में हो सकती है। कई प्रकार के जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। इसके कारण देखिए अपने बात करें, अपने जो जलीय जीव है उन जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। मनुष्यों के अंदर कई प्रकार के रोग जो है वो हो जाते हैं, जैसे हैजा, पीलिया, उल्टी लगना, दस्त लगना, ठीक है, इस प्रकार के ये रोग जो है पेट के रोग लग जाते हैं। ऐसा एक अनुमान है भी भारत में लगभग भारत के अंदर लगभग होने वाले 2/3 जो रोग है वो रोग जल प्रदूषण से होते हैं। ऐसा एक अनुमान लगाया गया है भी भारत के अंदर जो ज्यादातर रोग जो होते हैं ना वो रोग जल प्रदूषण के कारण ही हो रहे हैं वर्तमान समय के अंदर। अगर देखें अपने जैसे नगरों का विकास हुआ है, तीव्र औद्योगिकरण हुआ है, ठीक है, इसके अलावा रासायनिक व तेलीय जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों के कारण भी जो अपनी नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, उनका जल दूषित होता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार अपने देश के जो लगभग 300 शहर हैं, उन 300 शहर या नगरों में प्रतिदिन 3000 से लेके 4000 करोड़ जो अपने गंदा जल जो है वो प्रवाहित होता है। इसके अलावा अपनी जो पवित्र मानी जाने वाली नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना नदियां जो हैं, उनका जल भी अब उपयोग योग्य नहीं रहा है क्योंकि वो भी प्रदूषित हो चुका है। यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भाई शुद्ध पानी के अभाव के अंदर वह डायरिया के कारण विश्व के अंदर लगभग 2300 लोग प्रतिदिन मरते हैं। 2300 लोग प्रतिदिन जो हैं वो मरते हैं, यानी ये यूएनओ की रिपोर्ट है। यूएनओ ने कहा भी जो अपना स्वच्छ जल है, शुद्ध जल जो है उसका अभाव और डायरिया जो है बीमारी, उसके कारण लगभग लोग इतने मरते हैं। इसके अलावा अपने अगर भारत में यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के अंदर कानपुर जो शहर है, उस कानपुर शहर में तांबा परिशोधन का कार्य होता है, जिसके कारण वहां पर जो जल प्रवाहित होता है वो काफी प्रदूषित हो जाता है और ये जो जल है वो दैनिक जीवन में उपयोग योग्य नहीं रहा है। आगे आते हैं जल प्रदूषण से बचाव के उपाय, यानी इसके जल प्रदूषण जो है, इस जल प्रदूषण से बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं। जल प्रदूषण का उपाय की अगर बात करें, उपाय क्या होंगे सब इसके, तो देखिए उपाय के अंदर अपनी ये कह सकते हैं भी जो जितने भी नगर हैं उन नगरों का जो जल उन नगरों में जलमल जो है उसके निस्तारण हेतु सीवर जो संयंत्र है, उन सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाए ताकि अपने जो जल प्रदूषण है उसको न किया जा सके। इसके अलावा जो रासायनिक कृषि की जाती है, उस रासायनिक कृषि के स्थान पर भी रासायनिक कृषि जो है, इस रासायनिक कृषि के स्थान पे जैविक जो कृषि है उस जैविक कृषि को अपनाया जाए। रासायनिक कृषि के स्थान पर अपनी जैविक कृषि जो है वो अपनाई जा सकती है। औद्योगिक अपशिष्ट जो जल है, औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जो जल है, ठीक है, इस जल का भी निस्तारण हो या इसको उपचारित करके अपने जो है पुनः उपयोग में लिया जा सके। मृत पशु जो हैं, उन मृत पशु के जो शव हैं उन शवों को नदी में विसर्जन नहीं किया जाए, उनको रोका जाए।
तो इस प्रकार से जो है जल प्रदूषण का बचाव किया जा सकता है। तो ये जल प्रदूषण से बचाव के उपाय आते हैं। जल प्रदूषण के बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, मतलब ध्वनि जो ध्वनि अपने कानों को प्रिय लगती है वो तो होती है ध्वनि, और जो अपने कानों को अप्रिय लगती है वो होता है शोर, और वो शोर जो है वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है, कि वो शोर अपने ध्वनि प्रदूषण में आ जाता है। जैसे मान लीजिए जब ध्वनि की तीव्रता वह आवृत्ति अपने कर्णप्रिय स्तर से अधिक हो, यानी इसकी जो ध्वनि की आवृत्ति है, आवृत्ति जो है ध्वनि आवृत्ति कर्णप्रिय स्तर से अधिक होती है, अधिक हो तो उसे शोर कहते हैं। वही बात है मैंने जो बताया आपको, कर्णप्रिय होगी तब तो वो ध्वनि कहलाएगी, और जब कर्णप्रिय हो जाएगी, कर्णप्रिय मतलब भाई अपने अप्रिय हो जाएगी कर्ण के लिए, कानों के लिए, तो वो जो है अपने शोर के अंदर आ जाता है। अब शोर व अवांछित दिशाओं में मनुष्यों में बेचैनी या अशांति उत्पन्न होती है, और जो ये अपने अशांति या बेचैनी की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसको अपने ध्वनि प्रदूषण भी कहा जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण जो है इसका अपने ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण व प्रभाव के जो है इसके अध्ययन हेतु इसकी जो तीव्रता होती है या ध्वनि आवृत्ति जो होती है उसका मापन किया जाता है। तो ध्वनि की जो आवृत्ति है इसको मापने की जो इकाई है, यानी ध्वनि आवृत्ति को मापने की इकाई, ध्वनि आवृत्ति को मापने की इकाई जो है वो डेसिबल है, यानी इसे डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की जो इकाई होती है इस इकाई को। और 80 से लेके 120 डेसिबल की जो ध्वनि होती है या उससे अधिक की जो सभी ध्वनियां होती हैं वो अपने ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। कितने से लेके 80 से 120 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण में इंक्लूड की जाती है, शामिल की जाती है। जब देखिए ध्वनि एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाए तथा किसी व्यक्ति या समूह के शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर प्रतिकूल जब प्रभाव डालती है तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, तो वो ध्वनि प्रदूषण होते हैं। ध्वनि प्रदूषण के अंदर आते हैं इसके कारण। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हैं, तो देखिए ध्वनि प्रदूषण के जो कारण है भी, ध्वनि प्रदूषण जो है इसके कारण की बात करें भी, कारण जो है वो किस प्रकार से इसके उत्तरदायी है। देखिए कारण में बात करें तो कारण में एक तो परिवहन साधन आ जाते हैं, स्पीकर आ जाते हैं, स्पीकर, ठीक है, उद्योगों की चिमनियां जो हैं वो आ जाते हैं, विवाह शादियों के ऊपर बजाए जाने वाले स्पीकर बड़े बड़े जो होते हैं वो आ जाते हैं, वायुयान है, जेट विमान है आदि जो है ये ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं, यानी इनके कारण जो है वो ध्वनि प्रदूषण होता है। अब इसके बाद आती है ध्वनि प्रदूषण की हानियां क्या होती है। तो देखिए मानव जो शरीर है उस मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसका जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ध्वनि का। अब इससे मनुष्य के अंदर चिड़चिड़ापन, बहरापन या अत्यधिक उच्च ध्वनि से व्यक्ति जो है वो स्थायी रूप से उसकी जो श्रवण शक्ति है, सुनने की जो शक्ति है वो चली जाती है, बहरा हो जाता है। इसके अलावा कई बार व्यक्ति जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाता है, तो ये इसके कारण जो है हानियां होती है ध्वनि प्रदूषण की। तो ध्वनि प्रदूषण जो है ये भी अपना कंप्लीट होता है। अब ध्वनि प्रदूषण के बाद में नेक्स्ट जो आता है अपने वो आता है मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण कहा जाता है जिसे, ठीक है। आगे आता है भूमि प्रदूषण या इसको मृदा प्रदूषण भी कह दिया जाता है। अब देखिए मृदा प्रदूषण क्या होता है, इसमें प्राकृतिक व मानवीय क्रियाओं द्वारा, प्राकृतिक व मानवीय क्रियाओं के द्वारा जो मृदा है उस मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होना के द्वारा मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होना मृदा प्रदूषण कहलाता है।
क्या होगा इसमें, जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, ठीक है, या मानवीय जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के कारण जो मृदा है, उस मृदा का जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाएगा और जो इसकी गुणवत्ता है वो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो वो मृदा प्रदूषण में आएगा। मृदा प्रदूषण से जो भूमि होती है उसकी उर्वरता जो होती है वो उर्वरता कम हो जाती है भूमि की, ठीक है। भूमि की जो उर्वरता है वो भूमि की उर्वरता काफी कम हो जाती है और उर्वरता कम होने के कारण जो है अपने इसके ऊपर वासी जितने भी जीव होते हैं उन जीवों के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब मृदा प्रदूषण की बात हो रही है तो इसके कारण भी होंगे, जैसे ध्वनि प्रदूषण के है, जल प्रदूषण के है, वायु प्रदूषण के है। कारण जो है, देखिए कारण में अगर बात करें तो कारण के अंदर अपने जो है मनुष्य की जो क्रियाएं है वो सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती हैं अपने प्रदूषण के लिए। तो इसमें कारण के अंदर अगर बात करें तो एक तो रासायनिक जो खाद्य है उनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, औद्योगिक अपशिष्ट जो डाले जाते हैं उनसे, नगरों में महानगरों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो इसका जो मेन कारण जो है वो आती है, जिससे मृदा जो है उसकी गुणवत्ता चली जाती है, उसकी जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाते हैं, उसके जो खनिज तत्व है वो खत्म हो जाते हैं, उससे मृदा प्रदूषण हो जाता है। अब मृदा प्रदूषण के आते हैं नुकसान, ये तो कारण हो गया। अब इसके नुकसान क्या होंगे, कारण के बाद भी मृदा प्रदूषण हो रहा है तो इसके नुकसान बताइए। अब नुकसान इसका क्या होगा, तो देखिए न्युकसान के अंदर एक तो जो फसलें हैं यानी कृषि योग्य जो भूमि है, उस कृषि योग्य भूमि जो है वो लगातार न्यून हो जाएगी या न्यूनता हो जाएगी इसकी, कृषि भूमि की न्यूनता, कृषि भूमि की न्यूनता यानी उपजाऊपन जो है उसकी उपजाऊपन में न्यूनता आ जाएगी। अब मृदा प्रदूषण जो होता है इससे होने वाली कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे पेचिश है, पेचिश, हैजा, प्रवाहिका, ठीक है, प्रवाहिका, आंखों के रोग वगैरह जो है वो भी मृदा प्रदूषण से हो सकते हैं। मृदा प्रदूषण जो है वो अन्य जो पर्यावरणीय प्रदूषण जो होते हैं उन अन्य पर्यावरणीय प्रदूषणों को भी जन्म देता है। भूमि प्रदूषण से भूमि की जो न्यूनता है उस न्यूनता की समस्या भी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार से ये कुछ उसके जो नुकसान है वो अपने होते हैं मृदा प्रदूषण के, या भूमि प्रदूषण जिसे कहा जाता है। इस भूमि प्रदूषण के ये कुछ नुकसान जो है वो अपने देखने को मिलते हैं, मृदा प्रदूषण के रूप के अंतर्गत आते हैं अपने, जो मृदा प्रदूषण है उस मृदा प्रदूषण के रूप के अंतर्गत अपने ये चलता है। अब मृदा प्रदूषण तक तो अपने प्रदूषण के प्रकार हो गए। अब इसके बाद में अपने जो आगे आती है बात इस लेसन में मृदा प्रदूषण के बाद वो आती है अम्लीय वर्षा, वो आती है अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा यानी अम्ल के साथ होने वाली वर्षा, यानी जो अम्लीय कारक है उन अम्लीय कारकों से होने वाली वर्षा जो है वो इसमें आती है। अब देखिए अम्लीय वर्षा जो है ये कैसे होती है, तो विभिन्न औद्योगिक इकाइयां होती हैं और वो औद्योगिक इकाइयां विविध उत्पादन क्रियाएं करती हैं। उन विभिन्न उत्पादक क्रियाओं में उसमें से निकलती है गैसें। अब वो गैसें जो हैं वो वायुमंडल में चली जाती हैं और वायुमंडल में जाके वायुमंडल में जलवाष्प के साथ में क्रिया करके और बारिश के साथ वापस जब आती हैं मिलकर अपने पृथ्वी के ऊपर, तो वो जब मिलकर पानी के साथ आती है तो उनकी अम्लीय अवस्था हो जाती है और वह वर्षा जिसके पानी में यह गैस मिल जाती है, जो गैस ऊपर जाती है, वो वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। मतलब यहाँ क्या होगी, वस्तुतः जो विभिन्न उद्योग है उन विभिन्न उद्योग की विभिन्न उत्पादन क्रियाओं से निकले कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तो क्या हो जाएगी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। विभिन्न उद्योग जो चलते हैं उन उद्योगों से आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वायुमंडल में चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे निकलती है गैस, ठीक है, आदि ये गैसें जो है वो निकलती हैं। अब ये गैसें क्या करती हैं, वायुमंडल में जाती हैं और वायुमंडल में जाकर जो जलवाष्प है उस जलवाष्प से मिल जाती हैं, जलवाष्प से मिलकर बारिश के रूप में रूप में वापिस धरती पर पहुंचती हैं, पानी में मिलकर अम्लीय अवस्था में आ जाती है और अम्लीय अवस्था में आ जाती हैं
और वह वर्षा जिसमें पानी के साथ यह गैसें मिल जाती है, यानी क्या होगी, वह वर्षा जिसमें पानी के साथ यह गैसें मिल जाती हैं, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वो बन जाती है अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा कैसे बनती है इसकी बात हो गई। तो देखिए सामान्यतः जो वातावरण है, उस सामान्यतः वातावरण की बात की जाए तो वातावरण के अंदर 60 से लेकर 90% तो अम्लीयता पाई जाती है, यानी 60 to 90%, 60 to 90% अम्लीयता जो मिलती है वो मिलती है H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ठीक है। H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, उस सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलती है। और तथा इसके बाद अपने 30 से 40% जो मिलती है वो मिलती है नाइट्रिक अम्ल की। 30 से 40 जो है, 30 से 40 वो मिलती है HNO3 जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की मिलती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में जलवाष्प मिलकर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड में जैसे SO2 भी कैसे ये बनाता है, अम्लीयता को कैसे ये प्रदर्शित करता है वो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जैसे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, SO2 होती है, SO2 प्लस H2O जलवाष्प हो गया, ये तो जलवाष्प हो गई, ये होगी सल्फर डाइऑक्साइड। अब इन दोनों की क्या हुई, रिएक्शन हुई, क्रिया हुई, वहां पर रासायनिक क्रिया हुई। रासायनिक क्रिया होने के बाद में इसने क्या बना लिया, H2SO4 जिसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है इससे, ठीक है। H2SO4 जो है वो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में। ऐसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO2 प्लस H2O मिलता है, ठीक है, NO2 प्लस H2O मिलता है। तो ये जब बनता है रासायनिक क्रिया से तो HNO3 बनता है, यानी नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, इसको कह देते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है रिएक्शन करके जो अपने रेन होती है उस रेन के साथ में अम्ल बनकर नीचे आते हैं पृथ्वी पर और वो अम्ल वर्षा बन जाती है। अब अम्ल वर्षा से जो संबंधित जल होता है उस जल का पीएच मान, यानी अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान, अम्ल वर्षा का पीएच मान जो है, पीएच मान जो है वो 5 से 2.5 के बीच होता है। पीएच मान जो है वो 5 से लेके 2.5 के बीच जो है होगा। पीएच का तटस्थ मान जो होता है वो होता है 7। पीएच का तटस्थ मान जो है वो होता है 7, यानी 7 जो है वो तटस्थ मान होता है। अब इससे कम मान अम्लता को दर्शाता है और अधिक मान जो है वो क्षारीयता को, यानी ये 7 जो है इस 7 से कम होगा तब तो अम्लता, और अगर ज्यादा होगी तो हो जाएगी उसमें क्षारीयता, तो वो क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। तो ये अम्लीय वर्षा में देखिए अपने हाइड्रोजन जो आयन होते हैं उन हाइड्रोजन आयन का जो स्तर रहता है वो काफी ऊंचा रहता है और ऊंचा स्तर इनका पाया जाता है। तो ये अम्ल वर्षा के बारे में होता है। इसके बाद आता है अम्ल वर्षा के कारण। भी अम्ल वर्षा जो है इसके कारण क्या है, अम्ल वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा के कारण। देखिए अम्ल वर्षा के कारणों की अगर बात करें तो देखिए इसमें मुख्य जो अपने हैं जो नाइट्रिक NO2 है, SO2 है, ठीक है, CO2 है, ये जो होती है इन गैसों के साथ में क्रिया करके अपनी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा H2SO4 का निर्माण करती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के जो निम्न स्रोत होते हैं वो कौन कौन से हैं जो अपने अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। तो उसमें देखिए जो ऑटोमोबाइल है, कोयला है, ठीक है, ऑटोमोबाइल, कोयला तथा जल विद्युत, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स है, कोयला है, जल विद्युत है। तो ये जो संयंत्र हैं, इनके जो संयंत्र होते हैं उन संयंत्रों से ये SO2 जो है वो वातावरण में मिल जाती है। इसके अलावा ताप शक्ति जो ग्रह होते हैं उन ताप शक्ति ग्रह पर जहां पर बिजली
उत्पन्न करने हेतु कई बहुत सारी मात्रा के अंदर, अधिक मात्रा के अंदर कोयला जहां जलाया जाता है वहां से ही निकल जाती है SO2। खनिज तेल शोधन जो शालाएं होती हैं वहां से, स्वचालित जो वाहन होते हैं वहां से, जीवाश्म ईंधनों का जो दहन किया जाता है वहां से भी जो है अपने सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है। तो ये अम्लीय वर्षा के अपने कारण होते हैं। इसके बाद बात आती है अम्ल वर्षा के प्रभाव की। भी इसके अम्ल वर्षा के प्रभाव क्या होंगे? अम्ल वर्षा के प्रभाव तो देखिए अम्ल वर्षा जो है ये काफी हानिकारक होती है। इससे अपनी एक तो मिट्टी जो होती है उस मिट्टी की उत्पादकता घट जाती है, उत्पादकता जो है वो काफी कम हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है, उत्पादक होती है वो कम हो जाती है। अधिक अम्लीयता के कारण जो मिट्टी है उस मिट्टी के जो खनिज पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव है वो एक स्थान विशेष तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये जो है काफी बड़े क्षेत्र तक जो है अपने जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि देखिए जो धुआं निकलता है औद्योगिक क्षेत्रों से या परिवहन के साधनों तक, तो वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर तक विस्तृत हो जाता है वायु के साथ मिलकर, जिसके कारण इसका जो प्रभाव है काफी दूर का जो क्षेत्र है वहां तक रह जाता है। सेकंड इसकी बात जो आती है, जो पेयजल भंडार है, पेयजल भंडार जो होते हैं वो पेयजल भंडार भी दूषित हो जाते हैं। पेयजल भंडार जो होते हैं वो अभी दूषित हो जाते हैं अम्लीय वर्षा से। अब अम्लीय वर्षा से मानव जो है उन मानवों के अंदर अपने सांस की, त्वचा की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, आंखों में जलन की समस्या वगैरह जो है वो भी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा अम्लीय जो वर्षा होती है, इस अम्लीय वर्षा का वनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वनों पर प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पाया जाता है, वनों के अंतर्गत प्रतिकूल प्रभाव जो है वो इससे पड़ता है अपने। और जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों के ऊपर अम्ल वर्षा के कारण मोम, जैसे मोम होता है उस मोम की तरह अपने एक परत सी बिछ जाती है, जिससे उनके जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं और फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की जो अपनी क्रिया है वो नहीं कर सकते, जनन वाष्पोत्सर्जन आदि जो क्रियाएं वो नहीं हो सकती। जल स्रोत तथा झील, नदी आदि की जो अम्लीयता है बढ़ जाने से जो जीव हैं, वनस्पतियां हैं, उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अम्ल वर्षा जो होती है उस अम्ल वर्षा से मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे पादप व जंतु जगत जो है उन दोनों को ही हानि होती है। इसके अलावा जो अपने संसाधन जो भवनों को संरक्षण के कारण क्षति होती है, यानी जो भवन संरक्षण है उनके ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा का जो उदाहरण मिलता है पत्थर व संगमरमर पे विशेष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। तो इससे अपने यूनान, इटली आदि के देशों के अंदर बनी जो संगमरमर की मूर्तियां हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता जा रहा है। इसके अलावा अपने भारत के अंदर बात करें, जैसे आगरा का जो ताजमहल है वो भी अम्लीय वर्षा के कारण थोड़ा धुंधला पड़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से इसके कुछ अपने प्रभाव पड़ते हैं। इसके बाद आते हैं इसके संभावित समाधान। इसके संभावित जो समाधान है वो क्या किए जा सकते हैं? अम्ल वर्षा के संभावित समाधान, संभावित समाधान आते हैं इसके संभावित समाधान। इस संभावित जो समाधान है वो क्या किए जा सकते हैं अम्ल वर्षा के लिए? तो देखिए संभावित समाधान की अगर बात करें तो अम्ल वर्षा जो है ये पर्यावरण संबंधी अपने मौजूदा समस्या जो है उन समस्याओं में से एक है। तो अम्ल वर्षा अति प्रदूषित जो इलाके से बड़ी दूर तक बड़ी आसानी से फैल सकती है, यानी बड़ी दूर और बड़ी आसानी से फैल सकती है ये। और अम्लीय जो वर्षा होती है, इस वर्षा के लिए जो मानव है उस मानव की जो उत्पादन क्रियाएं हैं वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मानव अपने उत्पादन के लिए, भौतिक सुख के लिए जो क्रियाएं करता है उन क्रियाओं के कारण ये होता है। तो अपने इसके संभावित उपायों में अगर बात करें तो जैसे विभिन्न जो स्रोत है जहां से अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली गैसें निकलती हैं, जैसे SO2 निकलती है, NO2 निकलती है, उन इकाइयों के ऊपर नियंत्रण किया जाए, एक तो भी जितनी भी इकाइयां हैं उनके ऊपर। इसके अलावा जो वातावरण में इसको घुलने से रोका जाए, जो SO2 है, NO2 है, इनको उद्योगों में स्क्रबर्स जो है उनका उपयोग बंद कर दिया जाए। बैग, फिल्टर या अपने ये कोलाइंडल जो टैंक बनाए जाते हैं बनाए जा सकते हैं, जिनसे इनको अपने कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अपने इसको बचाने के लिए संभावित समाधान के अंदर जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि इसका संभावना उसके व्यक्तिगत जो वाहन है उन वाहनों का प्रयोग कम किया जाए। इसके अलावा समय समय पर जो वाहन है उन वाहनों की जांच करवाई जाए, तो उससे भी जो अम्ल वर्षा है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जल स्रोत जहां पर पानी में अम्लता बढ़ गई है वहां पानी के अंदर चूना डाला जाए,
जो अपने चुना होता है उसको डाल दिया जाए, अपने जिसको कली कह देते हैं वो डाले, तो उससे अपनी अम्लता नष्ट हो जाती है। इसके अलावा इसी प्रकार मिट्टी की अम्लता को नष्ट करने के लिए जो है चूने का प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार से जो है अम्लीयता का जो संभावित समाधान है वो किए जा सकते हैं और इसकी रोकथाम जो है वो की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स अपने जो अम्लीय वर्षा जो है ये आज कंप्लीट हो गई, अपनी अम्लीय वर्षा हो गई है, वायु प्रदूषण हो गया है, जल प्रदूषण हो गया है, भूमि प्रदूषण हो गया है, यहाँ तक अपना जो है आज हो गया है। इसके बाद जो अपने नेक्स्ट बचते हैं जिसमें अपने हरित गृह प्रभाव है, ओजोन परत क्षरण है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।